नमस्कार मित्रों, आज की इस सेशन में हम लोग माल विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में चर्चा करेंगे। माल विक्रय अधिनियम 1930 एक ऐसा विशेष संविधा है जिसमें वस्तुएं शामिल हैं। इस अधिनियम में वस्तुओं के समव्यवहार यानी कि उनके ट्रांजैक्शन शामिल हैं। वस्तुओं को सम्मिलित करने और दिन प्रतिदिन किए जाने वाले वाणिज्यिक लेन देन यानी कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए सामान्य संविदा विधि के अतिरिक्त विशिष्ट विधि बनाई गई है। यह विधि सन 1930 में बनाई गई थी। वस्तुओं के विक्रय के लिए संविदा जिसके द्वारा विक्रेता कीमत के बदले क्रेता को वस्तु की संपत्ति अंतरित करता है यानी कि उसका ऑनरशिप ट्रांसफर करता है या अंतरित करने का वचन देता है। इस तरह की संविदा द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल हो सकती है, आम सहमति कॉन्सेंसुअल हो सकती है। इस तरह की संविदा में स्वामित्व का अंतरण होता है यानी कि ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है और संविदा जो है वो विषय वस्तु है यानी कि सब्जेक्ट मैटर है। विक्रय के लिए करार यह एक ऐसा करार है जिसमें विक्रेता प्रतिफल यानी कि कंसीडरेशन के लिए वस्तुओं के स्वामित्व के अंतरण का आशय प्रकट करता है, जहां वस्तु की संपत्ति अंतरण भविष्य में हो या किसी शर्त के अधीन हो। जब विक्रेता वास्तविक रूप से स्वामित्व अंतरित कर देता है तब जाके वो विक्रय कहलाता है। अतः विक्रय के लिए करार एक निष्पाद्य दस्तावेज है यानी कि एग्जीक्यूटरी डॉक्यूमेंट है, जबकि विक्रय एक निष्पादित दस्तावेज है यानी कि एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग किराया खरीद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किराया खरीद यानी कि हायर परचेज यह एक संविदा है जहां एक व्यक्ति किराए के प्रभारों के लिए दूसरे व्यक्ति को वस्तुएं विक्रय करने के विकल्प के साथ अंतरित करता है। अतः यह एक ऐसी संविदा है जो अंतत्वगत्वा विक्रय में परिणत होती है। हायरर एक उपनिधिति है यानी कि वह एक बेली है। व्यक्ति को क्रय करने के लिए हम कभी भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन यह एक मूल्य है जिसके लिए वस्तुएं अंतरित की जाती हैं। मित्रों, अभी तक हम लोग वस्तुओं के बारे में अलग अलग सुनते आए हैं। अब हम यहां पे चर्चा करते हैं कि वस्तुएं आखिर हैं क्या। प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति साधारण खंड अधिनियम चल संपत्ति को परिभाषित करता है जो अचल संपत्ति नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम अचल संपत्ति को परिभाषित नहीं करता है, सिवाय धन एवं अनुयोज्य दावा यानी कि एक्शनेबल क्लेम, जो सम्मिलित करता है शेयर जो कि कंपनी के द्वारा जारी किया हुआ है या स्टॉक, खेतों में उगती हुई फसल या भूमि से जुड़ी हुई कोई वस्तु अथवा उसका भाग बनने वाली वस्तुएं जिनके विक्रय के पूर्व सीवियर यानी कि खत्म किए जाने की सहमति दी गई है। उदाहरण के तौर पे विक्रय से पूर्व खनिज का निकाल लेना। वस्तुएं संविदा की विषय वस्तु का निर्माण करती है। यह तीन प्रकार की हो सकती है। पहले में हम लोग कहते हैं विद्यमान वस्तु यानी कि एग्जिस्टिंग गुड, जैसा कि इसकी परिभाषा से निहित है कि यह उस तरह की वस्तुएं होती हैं जो संविदा किए जाने के समय किसी भी पक्षकार के भौतिक कब्जे में होती है,
जैसे कि किसी किसान के पास उगाया हुआ फसल, पैदा किया हुआ उत्पाद। दूसरा है भावी वस्तु यानी कि फ्यूचर गुड्स। भावी वस्तु वह वस्तुएं हैं जो न तो विक्रेता द्वारा अर्जित अथवा विनिर्दिष्ट की जाती है और न ही विक्रेता के कब्जे अथवा स्वामित्व में होती है। उदाहरण के तौर पे हम ये मान लें कि अभी फरवरी का महीना है और अरहर की फसल खेतों में लगी हुई है और उसके पूरी तरह पककर तैयार होने की जो महीना है वो मार्च है। तो आज के दिन में अरहर एक भावी वस्तु है जो कि मार्च में जाके पैदा होगी। इसी तरह सम्माश्रित वस्तु यानी कि कंटिंजेंट गुड्स का भी वर्णन आता है। सम्माश्रित वस्तु वो वस्तु है जिसका अर्जन किसी आकस्मिक घटना अथवा आकस्मिकता के होने पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी को अंगूठी विक्रय करने के लिए सहमत है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? यदि वह अंगूठी वो उसके स्वामी से क्रय कर सके तब। मित्रों, तीन तरह की वस्तुओं को जानने के बाद अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्षतिग्रस्त वस्तुओं के जोखिम का अंतरण कैसे होता है। जोखिम वस्तुओं के साथ चलती है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। उदाहरण के तौर पे यदि वस्तुएं स्वामित्व के ट्रांसफर पश्चात नष्ट हो जाती है तो क्रेता नुकसान के लिए जिम्मेवार होगा, जब तक कि विक्रेता को जिम्मेवार होने की बात नहीं कही गई हो। किसी भी वस्तु के साथ हम आमतौर पे कंडीशन या वारंटी सुनते आए हैं। आज के सेशन में हम इसके कानूनी पहलू की ओर भी ध्यान देंगे। कंडीशन संविदा का मुख्य प्रयोजन है, यह इसका मेन पर्पस है। इसमें एक अनुबंध होता है जिसका उल्लंघन करने पे संविदा समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ए और बी दो व्यक्ति है। ए बी को कार इस शर्त पे बेचता है कि वह कार पहाड़ों पे पर्यटन के योग्य है, पर्यटन के लिए सही है, लेकिन यह कार पहाड़ों पे नहीं जा पाए, तो यह कार खरीदने के जो मेन पर्पस है उसका उल्लंघन है। उसी की तरह अगर एक क्रेता एक ऐसा घोड़ा खरीदना चाहता है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता हो, लेकिन वह घोड़ा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं दौड़ता हो, तो यह खरीदने का जो संविदा है उसका जो मुख्य प्रयोजन है इसका उल्लंघन है। इसी तरह वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई होती है वारंटी। संविदा के मुख्य प्रयोजन से जुड़े अनुबंध जिसका उल्लंघन क्षति के दावों का आधार देता है, परंतु संविदा को समाप्त करने या रद्द करने का अधिकार नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे एक उपभोक्ता कार खरीदता है जिस पे विक्रेता उसे 3 वर्ष तक सेवा प्रदान करने की सहमति देता है, लेकिन 3 वर्ष तक सेवा प्रदान करने से पहले ही विक्रेता अपनी वारंटी से मुकर जाता है, अपनी वारंटी से पीछे हट जाता है। तो इस तरह कार खरीदने को हम लोग रद्द नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो उससे क्षति हुई है, उसकी सेवा नहीं देने से जो क्षति हुई है, उसके लिए हम दावा कर सकते हैं। इसी तरह शर्तें या वारंटी संविदा में या तो अभिव्यक्त होती है या तो विवक्षित होती है, यानी कि या तो एक्सप्रेस्ड होती है या इंप्लाइड हो सकती है। अब हम क्रेता सावधान का सिद्धांत जानने की कोशिश करते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए वस्तु की उपयोगिता और गुण के संबंध में
इंप्लाइड शर्त और वारंटी नहीं होगी। क्रेता को सावधान बनाया जाए। क्रेता वस्तु में डिफेक्ट को पहचानने के लिए स्वयं जिम्मेवार है यदि ऐसी डिफेक्ट आसानी से नहीं पहचानी जा सके अथवा क्रेता को वस्तुओं की जांच करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा हो। क्रेता सावधान के संबंध के नियम में कुछ अपवाद भी है। सभी विफिक्षित शर्तें, इंप्लाइड शर्तें, वो शर्तें जिनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है जब तक कि संविदा में इसके विपरीत उल्लेख न हो, यह निम्नलिखित हो। पहला, हक यानी टाइटल के संबंध में शर्त। दूसरा, विवरण यानी डिस्क्रिप्शन द्वारा बेची गई वस्तुओं के मामले में शर्त। वर्णन के आधार पर वस्तु की सप्लाई में असफलता को पूर्ण असफलता माना जाएगा, यानी कि सप्लाई करते समय वस्तु का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सप्लाई करने के बाद वो डिस्क्रिप्शन नहीं पाया गया तो इस सप्लाई को असफल माना जाएगा। नमूने द्वारा बेची गई वस्तुओं के विक्रय के संबंध में शर्त। वस्तु का विवरण और साथ ही नमूनों द्वारा विक्रय किए जाने की स्थिति में शर्तें। कपित प्रयोजन यानी कि सर्टेन पर्पस के लिए वस्तुओं की उपयुक्तता के अनुरूप शर्तें। यह निम्नलिखित मामलों में लागू पड़ती है। पहला, जब क्रेता अपने प्रयोग का वर्णन करे, विक्रेता की योग्यता पर आधारित हो, विक्रेता ऐसी वस्तुओं के व्यवसाय में नियमित रूप से लगा रहा हो। यदि केवल एक उद्देश्य है तो क्रेता को बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि एक से अधिक उद्देश्य है तो क्रेता को अवश्य बताना पड़ेगा। अब आइए मित्रों, हम लोग मर्केंटिबिलिटी की शर्तों पे भी थोड़ा ध्यान दें। विक्रेता पर निहित शर्त की उसके द्वारा उत्पादित की वस्तु में बुनियादी विशेषता हो जिसके लिए वो जाना जाता है। विवक्षित वारंटियां, कब्जा किसी भार से मुक्त हो, वारंटी का भंग, क्षतिपूर्ति के बाद वाद, विधिनिष्ठ पालन करना, पहले से भुगतान की गई राशि को वापस लेने के लिए वाद और ब्याज की वसूली के लिए वाद। शर्त की भंग, क्रेता को संविदा को रद्द करने का अधिकार है। शर्त का त्याग, भंग पूरी तरह से क्षम्य हो, क्रेता जो डैमेज है उससे संतुष्ट हो। आचरण द्वारा त्याग, संपातिक अधिकार का उपयोग, एक बात शर्त, सदैव शर्त उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि ए एक अंगूठी पाता है और बी इस ज्ञान के बिना कि उसका स्वामी कौन है उसे खरीदता है, और ऐसी दशा में स्वामी बी से अंगूठी प्राप्त करने का हकदार होता है। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि एस्टॉपल यानी कि विबंधन। दूसरा अपवाद है मर्केंटाइल एजेंट यानी कि वाणिज्यिक अभिकर्ता। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा विक्रय, अभिकर्ता के कब्जे में वस्तु हो या स्वामी की सहमति से स्वत्व का दस्तावेज उसके पास हो, अभिकर्ता व्यापार के संबंध में कार्य कर रहा हो, क्रेता सद्भावनापूर्ण कार्य कर रहा हो। अब हम विक्रय बोली यानी कि ऑक्शन सेल के बारे में थोड़ा आपका ध्यान खींचते हैं। बोली विक्रय वस्तुओं के संभावित क्रेताओं द्वारा खुली बोली की प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं का सार्वजनिक विक्रय है। जैसे कि मसाला बोर्ड के द्वारा मसाला की ई ऑक्शन यानी कि ई बोली लगाई जाती है। वित्त कंपनी द्वारा सीड्स
की नीलामी की जाती है। इसके भी कुछ नियम है। संविदा तब हुई मानी जाती है जब बोलीदाता हथौड़ी के चोट पे पारंपरिक रीति से घोषणा कर देता है कि संविदा पूर्ण हुई। बोलीदाता को हथौड़ी की चोट से पहले बोली लेने का अधिकार है। इस तरह मित्रों, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930 की मुख्य धाराओं के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपने चर्चा की। अगर आप इस विषय पे और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया मैनेज हैदराबाद के वेबसाइट पे जाएं अथवा मैनेज हैदराबाद के द्वारा आपको दी हुई रीडिंग मटेरियल को अवश्य पढ़ें। मैं मानता हूं कि आज के सेशन में हमने इस विषय पे थोड़ी जानकारी हासिल की है। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद। आपका दिवस शुभ हो। थैंक यू।